हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देशराज सिंह राजपूत है। दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज आप लोग देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि आपको एक जो टॉपिक रहेगा आज का वो पेडागोजिकल आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप लोग 30 क्वेश्चन जरूर देखिएगा शुरू से अंत तक। ठीक है, तो चलते हैं, अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि क्या होना चाहिए। तो शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। चौथा ऑप्शन देखते हैं, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, सीखना समृद्ध हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो हो जाएगा, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी क्या करें, एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आनुवांशिकता को खाली स्थान सामाजिक संरचना माना जाता है। तो कैसा माना जाता है, गत्यात्मकता, स्थिर, प्राथमिक और गौण। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगर साथियों आपको इसका मालूम आंसर है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको मालूम है तो आप लोग जरूर कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, तो आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, आपका स्थिर ऑप्शन, दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो कि जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा खाली स्थान सबसे बेहतर तरीके से सीखता है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन राइट, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, या फिर इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। चौथा ऑप्शन है, निष्क्रिय नेचुरल शब्दों को समझने के द्वारा। तो क्या भरा जाएगा इसमें, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो होती है जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु, उसके दौरान बच्चा सबसे बेहतर तरीके से सीखता है। तो कैसे सीखता है, तो वो इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सीखता है। ठीक है, पियाजे के अनुसार जो प्रथम चरण यानी कि ज्ञानेंद्रियां का विकास जो होता है वो जन्म से लेकर लगभग 2 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, इस चरण के दौरान बच्चा प्रेरक और परिवर्ती क्रियाओं के माध्यम से अपने और पर्यावरण के बारे में सीखता है। और वो कैसे सीखता है, विचार करके सीखता है, यानी कि इंद्रियां बोध हरकत के उत्पन्न के द्वारा सीखता है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो इंद्रियों के प्रयोग द्वारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, पेडागोजिकल क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होंगे, आप लोग जरूर पढ़िएगा, जरूर देखिएगा। एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है कि विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की जो संकल्पना है उसको सीखते हैं। यह उपागम किस पर आधारित है, खाली स्थान में आपको भरना है ऑप्शन देख के। ठीक है, पुनर्वलन के सिद्धांत पर, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन पर, ज्ञान के निर्माण, या फिर अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो ज्ञान के निर्माण में आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो शिक्षिका है उसके द्वारा जो दृश्य सामग्री की सहायता से शिक्षण को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ा जा रहा है, उनके अनुभवों के आधार पर पोषण की जो संकल्पना है उसको वो सिखा रही है। ठीक है, जिससे विद्यार्थियों के ज्ञान में निर्माण होगा। ठीक है, तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं इसके, क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। दूसरा ऑप्शन है, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। तीसरा ऑप्शन है, ये हमेशा सफल होते हैं। चौथा है, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो साथियों ये हमेशा कैसे होते हैं, सफल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा क्या हो जाएगी, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। तथ्यों की शिक्षा मतारूपण से संबंधित है, या हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, या चौथा ऑप्शन है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। ठीक है,
तो इसका जो राइट आंसर होगा कि समावेशी शिक्षा क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। ठीक है, विभिन्न अक्षमताओं वाले बच्चों को नियमित कक्षाओं में अन्य बिना किसी अक्षमताओं वाले बच्चों के साथ अगर शामिल करना है तो वो क्या है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। अतः समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का क्या मनाती है, उत्सव मनाती है। ठीक है, तो साथियों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग ज़रूर लाइक कर दें। अगर इसी प्रकार से आप लोग और भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बगल वाले बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीखने की तत्परता खाली स्थान की ओर संकेत करती है। तो थार्नडाइक का तत्परता का नियम, या शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, या तीसरा है सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, या चौथा है सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो साथियों इसका जो सीखने की जो तत्परता है वो सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करती है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। तो क्या करोगे आप लोग उसके साथ, पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं, या फिर तीसरा है शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, या तीसरा चौथा ऑप्शन हो जाएगा मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखी का प्रयोग क्यों नहीं करती हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो साथियों स्वाभाविक सी बात है कि जो कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं उनके लिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट होगा वो हो जाएगा शारीरिक रूप से जो असुविधाग्रस्त बच्चे हैं वो कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो क्या भरा जाएगा ऑप्शन, सांस्कृतिक कारक, सेरेब्रल डिस्फंक्शन कारण, या फिर संवेगात्मक विघ्न, या फिर चौथा ऑप्शन है व्यवहारगत विघ्न। तो क्या हो जाएगा खाली स्थान में आपका, तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, लेकिन सांस्कृतिक कारक के उसके में अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। तो भाषा अवबोधन से संबंध कौन सा संबंध विकार हो जाएगा, वाक संबंध रोग, अस्पेक्सिया, या भाषाघात, अफेक्सिया, या फिर चलाघात, अप्रेक्सिया, चौथा ऑप्शन है पठन वैकल्प यानी कि डिसलेक्सिया। तो भाषा अवबोधन से संबंध कौन सा विकार हो जाएगा आपका, तो साथियों वो हो जाएगा अपेक्सिया, भाषाघात। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है। तो क्या भरा जाएगा इसका राइट आंसर, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है, या फिर यह शोधाधारित नहीं है, या चौथा ऑप्शन है विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग देख लीजिएगा इसको तो जो शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है वो विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। ठीक है, तो दूसरा जो ऑप्शन होगा आपका वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर वाला, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है जो वो पठन कठिनाई का नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, तीसरा है वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई, या चौथा है पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो क्या पूछा है, कौन सा लक्षण है जो पठन कठिनाई का नहीं है। तो पठन कठिनाई का नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। ठीक है, तो इसके बारे में छोटे जो विद्यार्थी होते हैं या शिक्षार्थी के पठन के लिए यह कठिनाई नहीं है कि वे शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई हो रही है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक स्तर, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर या फिर मूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो इंद्रिय जनित गामक स्तर हो जाएगा। ठीक है, जिसको कि पियाजे ने इसको दिया हुआ है, जो स्तर बताए हुए हैं। ठीक है, पियाजे ने। और जो इंद्रिय जनित गामक स्तर है वो कितनी आयु का होता है? 0 से लेकर 2 वर्ष की आयु के बच्चे में क्या होता है? इंद्रिय जनित गामक स्तर को रखा गया है। ठीक है, 0 से 2 वर्ष की आयु वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास की निम्नलिखित में से कौन से पहलू की अपेक्षा होती है? सांस्कृतिक, जैविक, भाषाई या फिर सामाजिक। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भाषाई। ठीक है, भाषाई क्यों हो जाएगा? क्योंकि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में केवल सांस्कृतिक, भाषाई व सामाजिक पक्षों की ही बात की गई है, इसलिए वाइगोत्स्की द्वारा जैविक पक्ष की उपेक्षा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? व्यवहार का अध्ययन सीखना, अनधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। चौथा ऑप्शन है सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है, तो व्यवहार का अध्ययन सीखना है, इसको नहीं माना जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग ज़रूर लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं दबाया है तो आप लोग ज़रूर लाइक दबा दें। इसी प्रकार से और भी आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं, बाल मनोविज्ञान, संस्कृत, ठीक है, मैथ और मैथ पेडागोजी, हिंदी आपकी, ये अगर आप लोग और भी प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आपके अपने यूट्यूब चैनल DS राजपूत एजुकेशन को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में आपका जो बगल में बेल आइकन आएगा सब्सक्राइब करने के बाद, उसको भी आप लोग ज़रूर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त के योग्य है, या फिर करने में के योग्य है, या फिर पार्श्वलेटरन चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, या फिर बहुत बुद्धिमान है। तो सृजनात्मक शिक्षार्थी क्या होता है? आप लोग इसका राइट आंसर जरूर बताइए। तो साथ ही जो सृजनात्मक विद्यार्थी होता है वह पार्श्वलेटर चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? सृजनात्मक विद्यार्थी की श्रेणी में उसको अपन लोग रख सकते हैं। ठीक है, और रखा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यक है, यह कथन किसका है या कैसा है? ठीक है, यह सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है, या दूसरा ऑप्शन है सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है, या तीसरा ऑप्शन है गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। चौथा ऑप्शन है गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है आपका। तो इसका क्या राइट हो जाएगा आंसर? तो बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास का महत्वपूर्ण आवश्यक है। तो क्या हो जाएगा? सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ क्या करता है? अंतः संबंधित होता है। ठीक है, तो दूसरा विकल्प जो होगा वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंचित वर्ग के शिक्षार्थियों के निष्पादन का जो आकलन है उसको करने के लिए मानकीकृत परीक्षणों के स्थान पर शिक्षक निर्मित परीक्षणों को प्राथमिकता दी जा सकती है, क्योंकि आप लोग ये देख लीजिएगा पहले। तो क्यों दी जा सकती है? मानकीकृत परीक्षण केवल उन्हीं शिक्षार्थियों को दिए जा सकते हैं जो समाज की उच्च स्तर से आए हैं, या फिर मानकीकृत परीक्षण वंचित वर्ग की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखते हैं,
या तीसरा है मानकीकृत परीक्षण में मापन की बहुत त्रुटियां होती हैं। चौथा ऑप्शन है मानकीकृत परीक्षण रटने पर केंद्रित होती हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा मानकीकृत परीक्षण वंचित वर्ग की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेष बच्चों की प्रारंभ में ही पहचान करना महत्वपूर्ण है। तो क्या हो जाएगा? गौण निर्योग्यताओं से बचाव के लिए, अन्य सामान्य बच्चों के अनुरूप बनने संबंधी उनके स्वप्रयासों को निरुत्साहित करने के लिए, या फिर विशेष विद्यालय में जाने के लिए उन्हें मनाने के लिए। चौथा ऑप्शन है उनकी विशेष स्तर से उभरने में उनकी सहायता करने के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो उनके विशेष स्तर से उभरने में उनकी सहायता करने के लिए। ठीक है, विशेष बच्चों की प्रारंभ में ही पहचान करना महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा नियम समावेशी शिक्षा को सुगम बनाता है? क्या पूछा है? नियम। ठीक है, 80 अथवा उससे ऊपर बुद्धि लब्धि वाले बच्चे सीख सकते हैं और सामान्य शिक्षा से लाभान्वित हो सकते हैं। यदि विशेष बच्चों को सामान्य कक्ष में शामिल किया जाता है तो वे फिर पीछे रह जाएंगे, क्योंकि अन्य बच्चों का निष्पादन जो है उन्हें निराश कर देगा। ठीक है, या तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता एक सामान्य शिक्षक के लिए बड़ी समस्या है। चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के विचारों को महत्व दिया जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट? समावेशी शिक्षा को सुगम बनाता है, आपको राइट आंसर देना है। तो जो समावेशी शिक्षा को सुगम बनाता है वो शिक्षार्थियों के विचारों को महत्व दिया जाना चाहिए। इसी कारण से आपका जो समावेशी शिक्षा है उसको सुगम बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा शिक्षण में अधिगम को किस रूप में पहचाना जाता है? तो कक्षा शिक्षण में अधिगम को किस रूप में पहचाना जाता है? तो व्यक्तिगत समायोजन में, सामाजिक व राजनीतिक विज्ञता में, व्यवहार परिवर्तन में, या फिर विशेष को रोजगार के लिए तैयार करने में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथ ही उस कक्षा शिक्षण में जो अधिगम को पहचाना जाता है वो व्यक्तिगत समायोजन में पहचाना जाता है। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहल वर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता भय व दंड के कारण नियंत्रित होती है वो क्या कहलाती है? पूर्व नैतिक स्तर, परंपरागत नैतिकता स्तर, स्वस्वीकृत नैतिक सिद्धांत स्तर, या नैतिकता स्तर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथ ही इसका जो राइट आंसर होगा वो परंपरागत नैतिकता स्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का किससे है? तर्क से, चिंतन से, बोध से, या विवेक से। तो क्या होगा? खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? तो आपका वो भरा जाएगा प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का बोध से है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया है। तो किसने? डीवी द्वारा, गिलफर्ड द्वारा, क्रूज द्वारा, या फिर रॉस के द्वारा। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। तो साथ ही इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा जो चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है वो रॉस के द्वारा ये कथन दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। तो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण कैसा होता है? स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात तथा अर्जित, या फिर अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो साथियों अभिप्रेरणा का जो वर्गीकरण होता है वो जन्मजात और अर्जित दोनों तरीके से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। किसमें करता है? शिक्षार्थियों को क्या पढ़ाना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में, या शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में, या फिर आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा शिक्षार्थियों की सामाजिक स्तर को पहचानने में। चौथा है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। तो साथियों क्या हो जाएगा? बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है, तो वो करता है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? तो क्या हो जाएगा इसका?
पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों से किसी प्रकार की मांग न होना या विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृति हेतु आघात्मकता का व क्रोध का प्रयोग करना। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व या समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, तो वो समावेशी शिक्षा का जो तात्पर्य है वो समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में समाविष्ट कर उन्हें शिक्षा की समान अवसर उपलब्ध कराना, वंचित शिक्षार्थियों की शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को समावेशी शिक्षण प्रणाली को लागू करने और उनकी सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व लेने की अपेक्षा की जाती है। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए, पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए, या फिर गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए, या फिर चौथा ऑप्शन है गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा, जब बच्चा गलती करता है तो उनके अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में आपको परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है, अगर वो गलतियां करता है तो आपको बार बार उसको बताना चाहिए, कहाँ गलती करता है वो उसको समझाने का कार्य आपको करना होगा। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? एडवर्ड एल थांडाइक, जे.बी. वाटसन, एल्बर्ट बंडूरा या जीन पियाजे। ठीक है, तो जो फिल्मों में जो दृश्य दिखाए जाते हैं या सीन दिखाए जाते हैं हिंसात्मक सीन, उनको बच्चा जल्दी से सीख जाता है। तो इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा? ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो साथियों आज आपने 30 पेडागोजी के क्वेश्चन देखे, कैसे लगे आप लोगों के लिए? आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा हमें। अगर अच्छे लगे हैं तो आप लोग ज़रूर लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा। इसी प्रकार से आप लोग और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो साथियों खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, अपने शरीर का ध्यान रखिएगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।